पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजादी के उपरांत एक राजनीतिक दल के प्रमुख नेता होने के साथ ही उस राजनीतिक संगठन के प्रेरणा स्रोत भी थे। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को इन बातों से छुटकारा नहीं मिल सकता कि देश, समाज, संस्कृति और सभ्यता जैसे बिंदुओं पर अपने विचार न रखे। किंतु दीनदयाल जी ने जिन संस्कारों और जीवन दृष्टि को आत्मसात करने के बाद ही राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, उसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम का विशुद्ध विचार सम्मिलित था। राजनीतिक नेता होते हुए भी उन्होंने सदैव राष्ट्र निर्माण के कार्य को ही अंग मानने के साथ उसे साधना भी माना। अनेक प्रचलित मान्यताओं एवं धारणाओं को झकझोरते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की स्वाभाविक धारा का दर्शन कराया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले में ब्रज की पावन धरती नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनकी मां श्रीमती रामप्यारी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके पिता श्री भगवती प्रसाद चेलसर में सहायक स्टेशन मास्टर थे। उनके परदादा पंडित हरिराम उपाध्याय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। 3 साल से कम उम्र में उन्होंने अपने पिता श्री भगवती प्रसाद को खो दिया और जब वे 8 साल के थे उनकी मां भी चल बसी। उनकी माताजी श्रीमती रामप्यारी की मृत्यु के 2 साल बाद उनके नाना पंडित चुन्नीलाल अपने दोनों नातियों को आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी के पास अपने गांव गुड़ की मंडी में अपनी मृत बेटी की विरासत के रूप में लेकर आए। लेकिन उनका निधन भी सितंबर 1926 में हो गया। दीनदयाल जी उस समय मात्र 10 वर्ष के थे। इस प्रकार वे अपने माता पिता, अपने नाना तीनों के प्रेम और स्नेह से वंचित रह गए। वो अपने मामा के साथ रहने लगे। दीनदयाल की मासी दोनों भाइयों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील थीं। उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। उन अनाथों के लिए मासी के रूप में मां दोबारा मिल गई। बाद में वे सीकर में हाई स्कूल में पढ़ने लगे। सीकर के महाराजा ने पंडित जी को स्वर्ण पदक दिया, 250 रुपए पुस्तकों के लिए और 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान दी। पंडित जी ने पिलानी में अंतर स्नातक यानी इंटरमीडिएट परीक्षा विशेष प्रतिभा के साथ उत्तीर्ण की और अपनी बीए की पढ़ाई के लिए कानपुर चले गए और सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया। अपने दोस्त श्री बलवंत महाशब्दे के साथ वे 1937 में आरएसएस की मीटिंग में गए और इसमें शामिल हो गए। सन 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए अंग्रेजी साहित्य में करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। एमए प्रथम वर्ष में उन्हें प्रथम श्रेणी के अंक मिले। बहन की बीमारी के कारण वे एमए उत्तरार्ध की परीक्षा नहीं दे सके। मामा जी के बहुत आग्रह करने पर वे प्रशासनिक परीक्षा में बैठे, उत्तीर्ण भी हुए, साक्षात्कार में चुन लिए गए, पर उन्हें प्रशासनिक नौकरी में कोई रुचि नहीं थी। दीनदयाल युवक हो गए थे। वे आगरा में एमए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे थे। यहां वे श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगाड़े के साथ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने लगे। इसी बीच बहन रामा देवी बहुत बीमार हो गई थीं। दीनदयाल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर रामा देवी की सेवा तथा उपचार के सब साधन जुटाए, पर नियति को यही मंजूर था कि उन्हें अपनी बहन की मौत भी देखना पड़ा। दीनदयाल 24 वर्ष के हो गए थे। मृत्यु ने उनके शिशु, किशोर, बाल व युवा मन पर निरंतर आघात किए। न मालूम उनके चिर परिचित बैरागी जीवन में नियति के इस तथाकथित क्रूर निर्देशन का कितना हाथ था। इसी बीच सीकर के महाराजा श्री मान बिड़ला से मिल रही छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। अपनी चाची के कहने पर सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा में वे धोती और कुर्ता, सिर पर एक टोपी पहन परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जबकि अन्य उम्मीदवार पश्चिमी सूट पहनकर गए थे। मजाक में अन्य उम्मीदवारों ने उन्हें पंडित जी कहकर पुकारा। एक पदवी जिससे
बाद के वर्षों में उन्हें लाखों लोग आदर और सम्मान के साथ बुलाते थे। इस परीक्षा में उन्होंने टॉप किया। अपने चाचा की अनुमति के साथ वे बीटी करने के लिए प्रयाग चले गए और प्रयाग में उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ता वाली गतिविधि जारी रखी। बीटी पूरा होने के बाद उन्होंने आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्य किया और यूपी के लखीमपुर जिले में एक ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करने लगे और 1955 में यूपी में आरएसएस के प्रांतीय ऑर्गेनाइजर बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ में पब्लिशिंग हाउस राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना की और मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का शुभारंभ किया ताकि वे अपने सिद्धांतों का प्रचार कर सकें। बाद में उन्होंने एक साप्ताहिक पांचजन्य की शुरुआत की और फिर बाद में दैनिक स्वदेश भी शुरू किया। सन 1950 में केंद्र में तत्कालीन मंत्री डॉक्टर मुखर्जी ने राजनीतिक स्तर पर काम करने के लिए समर्पित युवा पुरुषों को संगठित करने के लिए दीनदयाल जी की मदद ली। पंडित दीनदयाल जी ने 21 सितंबर 1951 को यूपी में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया और नई पार्टी भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना की। पंडित दीनदयाल जी चलते फिरते यानी गतिशील विचार पुंज थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को आयोजित जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पंडित दीनदयाल जी का आयोजन कौशल बेजोड़ था। अंत में जनसंघ के इतिहास में वो स्वर्णिम दिन भी आया जब 1968 में इस पूर्ण निष्ठावान नेता को पार्टी के सर्वोच्च पद यानी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस जबरदस्त जिम्मेदारी को संभालने के बाद दीनदयाल जी जनसंघ के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत चले गए। उन्होंने कलकत्ता के सत्र में हजारों प्रतिनिधियों को इस भाषण से अभिभूत कर दिया। हम किसी भी खास समुदाय या वर्ग की नहीं बल्कि संपूर्ण देश की सेवा के प्रति वचनबद्ध हैं। हर देशवासी का खून हमारा है और हमारे शरीर का मांस है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम हर एक भारतवासी में इस गर्व की भावना को जगा नहीं देते कि वे भारत माता की संतान हैं। हम यदि चाहें तो अपने वास्तविक अर्थों में मां भारती को सुजलाम और सुफलाम बना सकते हैं। 10 प्रहाराना धारिणी दुर्गा यानी देवी दुर्गा अपने 10 अस्त्रों सहित बुराई को जीतने में सक्षम होंगी। लक्ष्मी के रूप में वो समृद्धि लाने में सक्षम होंगी और सरस्वती के रूप में वो अज्ञानता की उदासी को दूर करेंगी और ज्ञान की ज्योति चारों तरफ फैल रही होगी। चिर विजय पर विश्वास के साथ आइए हम अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करें। पंडित जी 1937 से 1968 तक भारत के राष्ट्र जीवन में क्रियाशील रहे। 1937 में आरएसएस के संपर्क में आए। 1942 में आरएसएस के जीवन व्रती प्रचारक बने। सन 1951 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। वे सिर्फ 44 दिनों तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। यही जनसंघ बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। वे बिहार प्रदेश भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पटना जाने को तैयार हुए। 11 फरवरी 1968 की काली रात दीनदयाल जी को अचानक मौत के आगोश में धकेल दिया और उन्हें संदेहास्पद परिस्थितियों में मुगल सराय रेलवे यार्ड में मृत पाया गया। इस कुशल संगठनकर्ता, मौलिक विचारक, दूरदर्शी नेता, सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि।